हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर देखेंगे जो कि क्लास 12th में आता है। इसके पहले भी 2 चैप्टर हैं, वो आप कहीं न कहीं पढ़े होंगे पिछली क्लास में, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन। तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया होगा और अगर आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो ये चैप्टर बहुत ही मदद करता है आपको पूरे मार्क्स दिलाने के लिए मैथ में। और इसका इम्पॉर्टेंस जेईई मेन में और एडवांस में भी है। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो में हम बेसिक टू एडवांस समझेंगे, चीज़ों को कैसे ले जाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, और हर एक क्वेश्चन को हम एक बेसिक से ही समझेंगे, जिससे कि टफ क्वेश्चन भी हो तो हम बेसिक से सॉल्व कर सके। क्योंकि होता क्या है कि हम बार बार दूसरे डिफरेंट मेथड से करते हैं और लास्ट में आके हमें पता ही नहीं रहता करना कैसे है। तो हम एक ही मेथड, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, इसमें तो सिंपल एक ही तरह से पढ़ाया ही जाता है और एक ही तरह से है भी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें सिंपल सा एक तरीका है, बस उसी को सॉल्व करते रहेंगे इसमें, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं और इसका क्या एप्लीकेशन है, ये बाद में हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं मैट्रिसेज। मैट्रिसेज बहुत सारे नंबरों का हम बोले अरेंजमेंट है, जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से, ये बोलेंगे। और इसमें बहुत सारे नंबर 1 2 3 4 5 -1 0 1 ऐसे बहुत सारे नंबरों को अरेंज कर दिया जाए तो इन्हीं को मैट्रिक्सेज बोलेंगे। और इसमें एक डिटर्मिनेंट्स होता है, तो ऐसा ही एक फॉर्मेट है रेक्टेंगुलर। और एक आप हम देखे होंगे डिटर्मिनेंट जैसा कि मॉड जैसा ही होता है। इसमें अगर नंबर को अरेंजमेंट किया जाए, जैसे इसको ही ऐसे लिखा जाए 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स। बट अगर हमको रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बहुत सारे नंबरों को अरेंज किया गया है तो हम इसको मैट्रिसेज बोलेंगे। अगर आज के बाद आप ऐसा कुछ देखेंगे इस फॉर्मेट में अरेंज किया गया है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये मैट्रिक्स है। और इसमें जैसे बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये हो गया 1 0 1 0 0 1 1 0 1, या ये हो सकता है 1 0 0 1। तो इसको एक डिफाइन करने के लिए बहुत सारे मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो सिंपल है, किसी को डिफाइन करने के लिए किसी एक मैट्रिक्स को किस चीज से डिफाइन किया जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। जैसा कि हर एक मैट्रिक्स का अलग ऑर्डर होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे, इसका ऑर्डर हमें पता करना है तो 3x3, और इसका पता करना है तो 2x2 होगा। और हम इसको पता कैसे करेंगे, तो सिंपल इसका एक मेथड है, या आप इसको बोल सकते हैं कि इसको कैसे 3x3 लिख दिए हैं। तो इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम रो बोलेंगे, इस साइड को जो हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल वाले को कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना कॉलम है, C1 बोल देते हैं, दूसरे वाले को C2 बोल देते हैं, और तीसरे वाले को C3 बोल देते हैं। और रो वाले को जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, इसको R3, जो कि ऐसे ही रिप्रेजेंट ही किया जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। बट ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पहले रो लिखा गया है कि कॉलम लिखा गया है? तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले रो ही लिखते हैं, रो क्रॉस कॉलम। तो जो भी होगा हम सबसे पहले रो ही को ही लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम कॉलम को लिखेंगे। यहाँ पे 2x2 है तो यहाँ पे भी देख लेंगे C1 C2 है, यहाँ पे R1 R2 है। बट यहाँ पे अब एक और देख लेते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 है। 5 यहाँ पे होगा जैसा कि इसके कॉलम में। तो यहाँ पे अब इसका ऑर्डर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ऑर्डर को हिंदी में कोटि बोलते हैं, जो कि आप समझ भी जाएंगे, एक बार पढ़ लेंगे बुक को, जो डिफिनेशन दिया है कि हाँ इसको क्या बोलते हैं। तो हिंदी वाले देखते रहेंगे, इसमें कुछ मैथ में ज़्यादा कुछ बताने को रहता नहीं, हिंदी और इंग्लिश में तो सबका सेम ही मतलब है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे हम जैसा कि बताए थे
पहले की रो लिखना है, उसके बाद हमें कॉलम लिखना है। तो इसमें देख लेते हैं कितना रो है। तो यहाँ पे हम देखेंगे R1 और यहाँ पे R2 और यहाँ पे देख लेते हैं C1, C2 और C3 है। तो इसका हमें अगर ऑर्डर लिखना है तो कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3, जो कि यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे आप सिंपल इसको लिख लेंगे। तो ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं हर एक मैट्रिक्स का, जो कि हर एक मैट्रिक्स का यूनिक होता है और हम इससे डिफाइन ही करते हैं। अब इसमें एक और चीज आती है कि हम ये सब नंबर को बोलते क्या है। तो हम इस नंबर को बोलेंगे एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जो भी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इसको एलिमेंट बोलेंगे, या ये जो है या कुछ भी है इसको 0 1 1 0 जो भी है, इस सारे को हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हमको कोई मैट्रिक्स दिया है, अगर हमें पूछा है कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है उस मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसको सिंपल हम क्या करेंगे कि रो क्रॉस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। जैसा कि एग्जांपल में हम यहाँ पे देख लेंगे 2 क्रॉस 2 को ले लेते हैं। तो इसमें कितना होना चाहिए 2 क्रॉस 2 4, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 जैसा कि है। और इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि ये जो नंबर है ये क्या रियल नंबर होना चाहिए या इमेजिनरी नंबर होना चाहिए या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि ये कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ पे 1 0 -1 भी रख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी रख सकते हैं। तो इसमें सारे चीजें रख सकते हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसमें हमारा 1 0 ही हो। यहाँ पे tan थीटा, जैसे कि यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख लें कि यहाँ पे अगर tan थीटा है, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज है, यहाँ पे रियल नंबर लिखा गया है, यहाँ पे सब कुछ है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, √3i या कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ यहाँ पे आपको रियल नंबर ही लिखना है। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन में है भी, तो हम डिफिनेशन को भी देखते हुए चलेंगे कि हाँ क्या है इसका डिफिनेशन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं डिफिनेशन से भी और बिल्कुल आसान होते हैं बट गलत हम कर देते हैं। हमें लगेगा कि हम तो 0 0 1 ही करके आए थे, बट यहाँ पे सब कुछ होता है, रियल इमेजिनरी दोनों नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डिफिनेशन भी देख लेंगे कि होता क्या है इसका। तो हम आ जाते हैं, ये जो बुक में दिया हुआ है इसका डिफिनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं कि ए सेट ऑफ नंबर रियल और इमेजिनरी, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सेट ऑफ नंबर रियल और इमेजिनरी, यानी कि दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अरेंज्ड इन ए फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे, जो कि आप अभी देखें रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज किया गया है, ऑफ m रोज एंड n कॉलम, जो कि m रोज, m पहले जो है फर्स्ट पे रो आएगा और दूसरे पे कॉलम आएगा सेकंड पे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इज कॉल्ड एंड m क्रॉस n मैट्रिक्स आर टू बी रीड बाई m बाई n मैट्रिक्स। तो इसको पढ़ने का भी एक अलग से तरीका है कि जैसे हम इसको m क्रॉस n बोलेंगे, ना कि mn बोल दिए, mn मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है। इसको पढ़ने के लिए हमें m क्रॉस n मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा या m बाई n मैट्रिक्स, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे पहले रो आएगा दूसरे में कॉलम आएगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे पहला नोटिस देने वाली बात है कि आप पहले रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम लिखेंगे। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, इसको हम अगर जनरल फॉर्म में अरेंज किया जाए इस फॉर्मेट को तो कैसे करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख लेंगे कि पहला रो है R1 इसको बोलेंगे, तो यहाँ पे 1 1 1 2, तो ये पहला रो है। तो रो क्या है, यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो भी एलिमेंट को भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे, पहले रो उसके बाद कॉलम आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, रो तो मेरा पहला ही है बट कॉलम यहाँ पे C1 हो गया, यहाँ पे C2 हो गया, यहाँ पे C3 हो गया, ऐसे ही करते करते n तक हो जाएगा, Cn तक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि A11 A12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे ही पहला रो और n कॉलम। तो ऐसे ही इसको लिख देंगे पहले रो के लिए। अब दूसरे रो में आ जाते हैं, तो सेकेंड रो के लिए क्या होगा, दूसरा रो और पहला कॉलम, तो A21, जो कि अभी आप देखे हैं कि पहले रो उसके बाद कॉलम, पहले क्या है 2 1 2 2, ऐसे ही दूसरा रो और दूसरा कॉलम हो गया,
दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो ऐसे ही इसको हम डिफाइन करते हैं अगर एन टर्म में लिखना हो तो और अगर हम इसका ऑर्डर लिखना हो कि क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हिंदी में इसको आप समझ लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले क्या लिखना है, रो क्रॉस कॉलम। तो रो मेरा कितना है इस मैट्रिक्स के लिए, तो रो देख लेते हैं 1 2 3। तो ये कितना तक गया है, एम तक गया है, आर एम, तो एम रो है। क्रॉस कॉलम, कॉलम कितना है 1 2 3, ऐसे ही करते करते एन गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर को लास्ट में लिखते हैं ऐसे, एम क्रॉस एन आ गया तो हम इसको एम क्रॉस एन ऑर्डर यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख लिए एम क्रॉस एन, और यहाँ पे एम का जो भी वैल्यू रहेगा हर एक मैट्रिक्स के लिए वो लिख लेंगे। अगर हमको पहचानने के लिए दिया तो हमें कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम सिंपल इसको अब पहचान लेंगे। और हम इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें, इसी मैट्रिक्स को सिंपल फॉर्म में एक तरह से बोला जाए तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। और जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमें डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 2 3 फाइंड करना है। यहाँ पे जो 2 है क्या होगा, यहाँ पे रो होगा, उसके बाद आपको कॉलम होगा। तो यहाँ पे जो भी ऐसा कोई मैट्रिक्स मान लीजिए कि दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, आपको पूछ दिया कि 8 2 3 का वैल्यू क्या होगा इस मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर अब आप लोग पहचान लेंगे कि क्या होगा, रो क्रॉस कॉलम। तो रो कितना है 1 2 और कॉलम 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। और यहाँ पे हमको क्या पूछा है कि 8 2 3 का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आ जाएंगे दूसरे कॉलम और थर्ड रो, दूसरा रो और थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा जो कि 6 हो जाएगा 8 2 3 का। ऐसे ही कुछ भी निकाल सकते हैं, 8 2 1 का 4 हो जाएगा, दूसरा रो पहला कॉलम 4 हो गया। तो ऐसा ही कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी लेंगे ये जो लिखा हुआ है इसका डिफिनेशन में, ए आई जे एम क्रॉस एन, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, आई जो होगा आईएथ रो बोलेंगे और जे को जेथ कॉलम बोलेंगे। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगा और हर एक मैट्रिक्स को ऐसे ही डिफाइन करेंगे। अब हम आ जाते हैं एक एग्जाम्पल पे जो कि बुक में दिया रहता है कि क्या होगा। तो इसका हम एक जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि इसमें सब कुछ देख लेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले कि हमें ऑर्डर अगर लिखना है इस क्वेश्चन का, इस मैट्रिक्स का, तो क्या होगा, एम क्रॉस एन, एम क्या बोले थे रो होगा और एन क्या है कॉलम होगा। तो हम इसका देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे R1 और इसको हम R2, R1 R2 लिख सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रो को। और कॉलम को हम लिख देंगे C1 और C2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। और इसमें से यही क्वेश्चन आएगा, अगर ये क्वेश्चन दिया है ऐसा कुछ दिया है तो इसमें कुछ खास बनता नहीं, इसमें पूछ देगा कि आपको A2A का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हैं, 2 क्या है हमारा रो है और दूसरे पे कॉलम है। तो A21, तो मतलब आप दूसरे रो में चले जाएंगे और पहला कॉलम, तो कौन सा मैट्रिक्स कौन सा वैल्यू हो गया cos x। तो यहाँ पे A21 का वैल्यू cos x हो गया। ऐसे ही आपको पूछ लेगा A12 का वैल्यू, तो पहला रो में जाइए फिर दूसरे कॉलम में जाइए, तो यहाँ पे क्या है सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे भी A cos x ही आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इस मैट्रिक्स का। तो आप अभी देखे थे जो ऑर्डर है उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाएगा। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 हो गया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो गया। यहाँ पे ऑर्डर भी देख लेंगे 2 क्रॉस 2 हो गया। यहाँ पे A21 का वैल्यू भी देख लेंगे और A12 का वैल्यू भी देख लेंगे। कुछ भी यहाँ पे आप अगर मैट्रिक्स दिया है तो आप सब कुछ समझ सकते हैं आसानी से। अब हम आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे जो कि बुक में दिया रहता है, एनसीईआरटी में भी शायद दिया हुआ है यही क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इस क्वेश्चन का और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A इक्वल टू, इसको हम जो बोले थे कॉम्पैक्ट फॉर्म, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, होज एलिमेंट आर गिवन बाई, इस तरह से उसका एलिमेंट दिया हुआ है। जैसा कि आप देखे थे
सबसे पहला कि यहाँ पे हर एक चीज को समझेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, जैसे सबसे पहले मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्शन का, तो इसमें दिया रहेगा कि मैट्रिक्स कितने का है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 2x2 करना है या 2x3 करना है या 4x4 करना है। तो यहाँ पे दिया रहेगा तो हम इसको सिंपल सा कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2x2, और हमको क्या है यहाँ पे लिख लेंगे A11 इसका हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 हो जाएगा और A22 हो जाएगा। जनरल फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, और इसमें इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन दिया गया है। ये एक तरह से हम मानेंगे कि वेरिएबल है, और यहाँ पे हम अगर इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये हमें आंसर मिलते जाएगा। तो होज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, तो एलिमेंट्स क्या है, यही है, इसी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको 2x2 को मैट्रिक्स हमें अगर निकालना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला क्या है क्वेश्चन, मतलब इसका लिखेंगे तो A11 लिखेंगे। तो यहाँ पे I का वैल्यू भी 1 है और J का वैल्यू भी 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे, 9/2 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका A12 का वैल्यू, तो 1 + 2x2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही हम इसका 21 का वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे I का वैल्यू यहाँ पे 2 है और J का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। तो कितना हो गया 2x2 4 16 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम 8 लिख देंगे। और हमको लिखना है A22 का वैल्यू, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 2 + 2x2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 4 + 6 36 बटे 2 18। तो हमको लिखना हुआ तो इसको 9/2, A21 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 25/2। यहाँ पे हम लिख देंगे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 18 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में कि इसके कितने प्रकार होते हैं और इसको कैसे, हर एक प्रकार का एग्जांपल देखेंगे जो कि बिल्कुल ही सिंपल है। आप बिल्कुल एक बार में देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको क्या बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि ऑप्शन में दिया होता है कि आपका कौन सा मैट्रिक्स है लास्ट में जो ऑब्टेन्ड हुआ, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप गलत कर सकते हो। सब कुछ आते हुए भी सब कुछ निकाल लिया फिर भी गलत हो सकता है। इसलिए हम इसका प्रकार देख लेंगे जो कि आपको हेल्प ही करेगा एक तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो स्क्वायर आप कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हम सबका एक साइड से देखेंगे कि इसका क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स, जो कि हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या डिफिनेशन है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कॉलम को कैसे लिखते हैं। यहाँ पे जैसा ऐसा कोई 1 2 3 कोई भी मैट्रिक्स है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। तो जो दिया गया है उसी पे बाउंडेशन है, ऐसा नहीं है कि 1 रो भी है, बस यहाँ पे 1 कॉलम बोला गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे C1 ही कॉलम है, यहाँ पे C2 तो कोई कॉलम है नहीं, तो इसको एक ही कॉलम मानेंगे। और रो जो कि R1 यहाँ पे है, R2 है, R2 है, R3 है। तो यहाँ पे रो जो है एक से ज्यादा हो सकते हैं बट कॉलम एक ही हो, उसी को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो क्या होगा, तो हम क्या बताए थे, रो क्रॉस कॉलम। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि रो कितना है 1 2 3 हो गया, और कॉलम कितना है 1। तो इसका हमको अगर ऑर्डर लिखना हुआ तो 3 × 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना हुआ इस मैट्रिक्स का कितना होगा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं 1 2 3 हो गया। तो ऐसे इसको हम डिफाइन करते हैं। रो में क्या होगा, एक ही रो होगा बट कॉलम ढेर सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। अगर हम इसको इस तरह से अरेंज कर दिया जाए इस मैट्रिक्स को 1 2 3, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एक ही रो है, यहाँ पे R1 एक ही है बट
यहाँ पे कॉलम C1 है, C2 है, C3 है, तो एक से ज्यादा कॉलम है बट रो एक ही है, तो इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अगर हमको इसका ऑर्डर लिखना हो तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि इसको नंबर ऑफ रो कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है। तो यहाँ पे आप अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि आप काउंट करें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 रो और 3 कॉलम। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए इसमें हम स्क्वायर मैट्रिक्स उन्हें बोला जाएगा जिन्हें नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हो जाए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर नाम से भी समझ में आ रहा होगा, जैसा स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे, स्क्वायर किसे बोलते हैं, वर्ग। जैसे यहाँ पे कोई है 2 है 2 है 2 है 2 है, हर एक का साइड बराबर हो जाए तो हम इसको स्क्वायर बोलते हैं ऐसे जनरल में। तो यहाँ पे वही चीज है, नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों बराबर हो जाए तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 बोलेंगे। यहाँ पे C1 हो जाएगा, यहाँ पे C2 हो जाएगा, यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का आप अपने से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, यहाँ पे R1 हो गया, यहाँ पे R2 हो गया, यहाँ पे R3 हो गया। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि ये जो दोनों है यहाँ पे इक्वल है। मतलब क्या है, डिफिनेशन में ही बोला गया है कि नंबर ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ ए रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ए कॉलम। तो यहाँ पे एक तरह से अगर इसको जनरल में डिफाइन किया जाए तो हम इसको बोल सकते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स होगा या n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये तो कंफर्म है कि ये दोनों जो है सेम ही होगा, तो हम इसको ऐसे भी कहीं कहीं पे लिखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग बिल्कुल इधर उधर हो जाएंगे कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है कि m क्रॉस m कैसे हो गया या n क्रॉस n कैसे हो गया, क्योंकि बहुत सारे चीजों में लिखा होगा आपको क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर ऐसा कुछ लिखा गया है तो। अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, और डायगोनल का इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इसमें देखिए बोला गया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप अभी पिछले देखे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा भी m क्रॉस n इसको बोला गया है या n क्रॉस n होना चाहिए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। अभी हम समझे हैं पिछले में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ, इसका कंडीशन क्या है देख लेते हैं, इफ इट्स ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर 0। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि लीडिंग डायगोनल और डायगोनल में अंतर क्या है। यहाँ पे एक हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ पे हम जैसा कि कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया, इसको डायगोनल बोलेंगे। बट लीडिंग डायगोनल हम किसको बोलेंगे, ये जो इधर से हम अगर डायगोनल जो है तो हम इसको लीडिंग बोलेंगे। इस साइड से अगर हमने लिया है डायगोनल को तो इसको हम लीडिंग डायगोनल बोलेंगे, दूसरे वाले साइड को डायगोनल ही बोलेंगे। तो देख लेते हैं क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर 0। मतलब क्या बोल रहा है कि डायगोनल जो लीडिंग डायगोनल है इसके अलावा जो भी वैल्यू है, जो भी एलिमेंट है मैट्रिक्स में वो सारे 0 होंगे, उन्हीं को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये डायगोनल का एग्जांपल नहीं, हम बस ऐसे ही समझाने के लिए लिए हैं कि लीडिंग डायगोनल और डायगोनल में क्या अंतर है। तो यहाँ पे अगर हमको डायगोनल का मैट्रिक्स का एग्जांपल लेना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे। अगर हम सिंपल सा छोटा सा मैट्रिक्स कोई ले लिए 2 क्रॉस 2 का, तो हमको अगर डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 1 2 0 0, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लीडिंग डायगोनल जो है नॉन जीरो है और सारे एलिमेंट जो है 0 है। यहाँ पे एक तरह से ये डायगोनल ही है जो कि 0 है और इसके एलिमेंट भी 0 है। अभी हम 3 क्रॉस 3 में देखेंगे कि ये हो सकता है एलिमेंट भी 0 हो और इसके डायगोनल भी 0 हो। तो यहाँ पे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं
यहाँ पे हम यहाँ पे थ्री का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 1 1 1 2 3 बोल देते हैं इसको। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया गया है जो कि लीडिंग डायगोनल उसका नॉन जीरो है और सारे जो हैं जीरो हैं, उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। बट यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि लीडिंग डायगोनल में सारे जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें सारे वैल्यू प्रेजेंट हो। यहाँ पे हो सकता है कि लास्ट वाला जीरो हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखा गया है कि यहाँ पे सारे नंबर होने ही चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जीरो हो सकता है, इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 2 होता, इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा यहाँ पे लिखा गया है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n हैविंग d1 d2 dn एज ए डायगोनल इज डिनोटेड बाई, रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम ऐसे। तो यहाँ पे अगर इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखेंगे 1 0 2। अगर ऊपर वाले को देखा जाए, यहाँ पे जो अभी देखे थे इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे लिखेंगे 1 2। तो यहाँ पे आप सारी चीजों, इसमें सिंपल एक चीज ध्यान देने वाली रहती है कि यहाँ पे इसके लिए कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। हाँ ये सही है कि इसमें नॉन जीरो ऐसा कोई जरूरी नहीं, जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, बट सारे जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सारे जीरो हो जाएंगे तब तो वैल्यू ही पूरा मैट्रिक्स का जीरो हो जाएगा, तब उसको हम अलग मैट्रिक्स बोलते हैं। बट इस केस में ये जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। बट इन सब के लिए लीडिंग डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ये इसका नेसेसरी कंडीशन है इस मैट्रिक्स का। तो ये समझने वाली बात है इस मैट्रिक्स में कि इसके छोड़ के, लीडिंग डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो होंगे ही होंगे। और लीडिंग डायगोनल में जीरो हो भी सकता है, या हो सकता है एक जीरो हो दूसरा ना हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे भी, यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा गया है कि ए आई जे इज इक्वल टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो इसको हम एन टर्म में इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि आई इज नॉट इक्वल टू जे, तब यहाँ पे जीरो होगा। तो यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पे एक कोई सा भी लेके कि सही सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका हम क्या बोलेंगे, इसको कौन सा एलिमेंट बोलेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो A21, तो यहाँ पे जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसलिए ये इसका वैल्यू जो है जीरो है। यहाँ पे पहले वाले के देख लेते हैं A11 इक्वल टू 1, जो कि 1 इज इक्वल टू 1 है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू होगा। यहाँ पे नीचे वाले में देख लेते हैं A22, यहाँ पे भी वैल्यू इसका बराबर है, बट इस यहाँ पे जीरो है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया है जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। तो ये समझने वाली बस बात थी और कुछ नहीं। इसके ये जो भी है लीडिंग डायगोनल में छोड़ के सब सारे वैल्यू जीरो होंगे इस वजह। अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप्स पे, स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स एक तरह से देखा जाए तो उसी का एक स्पेशल केस है जिसमें सारी कंडीशन उसी का सेटिस्फाई करेंगे, बट एक चीज और ऐड हो जाती है कि ये जो डायगोनल में है, यहाँ पे अभी हम देखे थे 1 2 3 था और सारे एलिमेंट जीरो थे, बट यहाँ पे ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो हम इसको 2 ही बोल दें, इसको भी 2 बोल दें, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी को जनरल टर्म में डिफाइन करने के लिए ऐसा कोई कंडीशन बना दिया गया है MN करके कि हाँ इसी को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए इसके लिए भी। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 3x3 का होना चाहिए, या 2x2 का होना चाहिए, या 4x4 का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1x4 का हो गया तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। या 2x2 होगा तब सही है, बस 2x3 हो जाएगा तब ये भी गलत है, तो ये हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए आई जे इक्वल टू 0 जो कि डायगोनल वाले में भी था, और ए आई जे इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे अगर हम इसको बोलें एक तरह से कांस्टेंट ही है 2 2 2 फॉर ऑल आई वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हम देखेंगे, यहाँ पे सी का वैल्यू 2 है और जो कि 0 नहीं है, हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जो कि हम एक तरह से बोला जाए तो डायगोनल का ही स्पेशल केस है। तो अब आ जाते हैं दूसरे टाइप्स पे।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो इसमें भी एक तरह से देखा जाए तो उसी का स्पेशल केस है, इसमें एक और नया चीज ऐड हो जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ये डायगोनल वाले का भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि मतलब जो लीडिंग डायगोनल है इसको छोड़ के सारे जीरो होना चाहिए, यही डायगोनल मैट्रिक्स था। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था कि यहाँ पे कोई वैल्यू जो है डायगोनल में वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे 3 है तो 3 ही होगा। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या इससे डिफरेंस है, तो इसमें देखेंगे कि ये जो लीडिंग डायगोनल है इसमें जो वैल्यू है 1 ही होना चाहिए, मतलब ये डिफाइन है, पहले से ही डिफाइन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये 1 1 1 होना ही चाहिए, 0 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे एक चीज और समझेंगे कि जैसे अभी देखे थे पिछले में कि यहाँ पे 1 2 2 2 है, यहाँ पे 3 3 3 है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है डिफरेंट वैल्यू, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 ही होगी, उसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और I1 2 3 भी इसका नंबरिंग करते हैं। तो I1 2 3 कैसे करेंगे, जितना इसका ऑर्डर होगा उसी को हम मैट्रिक्स में I1 2 3 से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे ऑर्डर देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3, तो मतलब 3 का मैट्रिक्स है, तो इसको हम बोलने के लिए क्या बोलेंगे, I3 है एक तरह से इसको बोले। और I2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 0 1, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 1 है जो कि हमेशा होना ही चाहिए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, I2, और यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है, सारी चीजें 0 हैं जो कि डायगोनल में भी सेटिस्फाई कराना है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए और 1 1 भी होना चाहिए इसके लीडिंग डायगोनल में, उसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप पे मैट्रिक्स के, नल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। इसमें कुछ समझना नहीं है, अगर सारे एलिमेंट का वैल्यू अगर 0 0 0 कर दें तो उसी को हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। बट यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि ए मैट्रिक्स होज ऑल एलिमेंट आर 0, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए या कोई भी मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, या ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 क्रॉस 3 का भी मैट्रिक्स हो सकता है या 3 क्रॉस 3 का भी हो सकता है, स्क्वायर या नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 जो कि स्क्वायर नहीं है, इसको भी हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका एक ही डिफिनेशन है कि सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो हम इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे, और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस सारे एलिमेंट 0 हैं, अगर एक भी नॉन 0 है तो हम इसको नल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। जैसे ऐसा कुछ है तो हम इसको नल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि सारे एलिमेंट का वैल्यू जो है 0 होना चाहिए, उसी को हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया डिफाइन करने के लिए, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3, अभी समझा देते हैं कि क्या होगा। 1 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है इसका डिफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हम लिए हैं, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे डिफाइन करते हैं, इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, इसका कंडीशन ये है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ए आई जे, जो ए एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा किस केस के लिए, इफ आई इज ग्रेटर देन जे, यानी कि रो अगर ज्यादा है कॉलम से, रो का वैल्यू अगर ज्यादा है कॉलम से तो उसका वैल्यू 0 होना ही चाहिए अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि क्या है कि नहीं, इसको बोलेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कोई भी एग्जांपल, यहाँ पे इस वाले को एलिमेंट को ले लेते हैं। तो ये क्या है, 1 2 3, A3